के बारे में समझने का प्रयास किया। हमने कल बात किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सभी हायर प्लांट्स में मिलता है, सभी हायर एनिमल्स में भी मिलता है, और जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एडवर्स कंडीशन जब आती है उस वक्त वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवरऑल है क्या? एक्चुअली जब हमने डेफिनेशन देखा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताता है कि टू टाइप ऑफ पेरेंट्स विल इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स विल इन्वॉल्व। सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और इन पेरेंट्स के द्वारा दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स बनाए जाते हैं। एक मेल गैमीट बनेगा और एक फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, ये आपके दो अलग अलग टाइप के गैमीट बनाए जाएंगे, और ये गैमीट जब फ्यूज होंगे, इसका मतलब यहां पर होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली ये एक जनरल शब्द है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब यहां पर इनका फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एक नई लाइफ बन जाएगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो एल्गी में हम बात करें, चाहे हम हायर प्लांट्स में बात करें, चाहे हम एनिमल में बात करें, अलग अलग टाइप के लिविंग्स हैं, लेकिन सभी लिविंग्स जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। उनको गैमीट बनाना ही पड़ेगा, और गैमीट फ्यूज होंगे, तब जाकर एक नई लाइफ बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये जो डेफिनेशन हमारा बोलता है कि टू पेरेंट्स विल इन्वॉल्व, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार एक सिंगल पेरेंट ही दो तरह के गैमीट बना देता है, एक मेल गैमीट बना दिया और दूसरी जगह से उसने फीमेल गैमीट बना लिया। कई बार एक सिंगल इंडिविजुअल भी दो अलग अलग टाइप के गैमीट बना सकता है, वहां पर भी हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मानना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो प्लांट रिप्रोडक्शन समझने में और ना आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझने में। बस इतना जरूर देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस कहीं ना कहीं जरूर होना है। एक तो गैमीट फॉर्मेशन होना है और दूसरा गैमीट का फ्यूजन होना है। गैमीट के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ए प्रोसेस बाय विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स विल फ्यूज, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लिविंग होते हुए भी लगभग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तो और सभी के अंदर एक खास यूनिक पैटर्न भी देखने को मिलता है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कभी ना कभी उनका जन्म होता है, बर्थ होता है, किसी भी लिविंग का एक जन्म हुआ। जन्म के बाद वो तुरंत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू नहीं करते, पहले उनको ग्रो करना होता है, पहले उनको थोड़ा सा अपना बॉडी का डेवलपमेंट करना होता है। ये हम बात करें तो बॉडी डेवलपमेंट उनको करना पड़ता है। जब बॉडी फुली डेवलप्ड हो जाएगी, बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे तब जाकर वो गैमीट बनाना शुरू करता है, और तब जाकर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ध्यान देना, जन्म लेते ही कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, पहले उसको अपनी बॉडी का डेवलपमेंट करना पड़ता है। और इस फेज को जब कोई भी लिविंग रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उससे पहले जो अपनी बॉडी का डेवलपमेंट करता है, इस बॉडी के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव मतलब बॉडी पार्ट्स का ग्रो करने का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। एनिमल में हम इसको जुवेनाइल फेज भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव फेज को क्या बोल सकते हैं? जुवेनाइल फेज।
तो सबसे पहले तो ये समझो, जो भी अलग अलग टाइप के लिविंग्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले उनको अपनी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, उनको ग्रोथ करना पड़ेगा। पहले बॉडी का ग्रोथ होगा, फिर जाकर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमिट बनाना शुरू करेंगे। जन्म लेते ही कोई भी गैमिट बनाने की पावर किसी के पास भी नहीं होती। फर्स्ट they will need to develop their body, and this time period will be known as vegetative phase या juvenile phase। जैसे मैं अगर बात करूं, आपने एक आम का पौधा लगाया, तो उसका जो सीड है वो आपने मिट्टी में लगा दिया, वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके वो बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, लगभग 5 साल तक उसमें कोई भी फ्लावर नहीं आएंगे। एक्चुअली फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट तो तब आएंगे जब पहले उसका बॉडी डेवलप हो जाएगा, पहले बॉडी का डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो लगभग 5 साल तक इसका वेजिटेटिव फेज काम करेगा। ये वेजिटेटिव फेज में अभी चल रहा है, और जब वेजिटेटिव फेज इसका कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर इसमें फ्लावर आना शुरू होगा, तब जाकर फ्लावर आएंगे। और फ्लावर आने का मतलब है कि अब ये पौधा रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। पहले वेजिटेटिव फेज में था, जब केवल बॉडी ग्रो कर रही थी। जब बॉडी ग्रो हो गई, उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, और हम कहेंगे कि अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। ठीक है, ऐसे ही एनिमल की भी बात होती है। एनिमल, मान लीजिए कोई भी हम बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जन्म लेने के बाद वो अपना एडोलसेंस एज तक पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं पुबर्टी एज। पुबर्टी एज, पुबर्टी एज में जाने के बाद ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होता है। उसकी बॉडी में हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमीट बनना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर vegetative growth, after juvenile phase, the livings will be capable to sexual reproduction। इससे पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, एल्गी हो, सबके अंदर ये देखने को मिलता है। इसका मतलब जो हमने लाइफ स्पान पढ़ा था, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान का मतलब क्या था? बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ, ये पूरा जो टाइम पीरियड था, ये उसका लाइफ स्पान था। अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होता है। अगर हम किसी भी लिविंग के लाइफ स्पान को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर डिवाइड करें, तो पूरे लाइफ स्पान को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जन्म लेने से लेकर और रिप्रोडक्टिव फेज, ये बीच में आपका है रिप्रोडक्टिव फेज, जो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज। अब आप देखिए, बिफोर द रिप्रोडक्शन और बर्थ, ये जो टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। जन्म लेते ही उसका जुवेनाइल फेज शुरू हो गया, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है। उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी रिप्रोडक्शन पावर खत्म हो जाती है और वो गैमीट बनाने लायक नहीं होता। हम कहेंगे कि वो ओल्ड होता हुआ चला जा रहा है। बायोलॉजी में ओल्ड का मतलब, अगर हम ओल्ड बात करते हैं, बायोलॉजी में ओल्ड का मतलब है कि वो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है, वो गैमीट नहीं बना सकता, उसके अंदर हार्मोन्स चेंज हो गए। तो ओल्ड एज आते आते उसको अपनी डेथ तक ये उसका एक टाइम पीरियड चलता है, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सेंसेसेंट फेज। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेंसेसेंट फेज। तो कुल मिला के पूरी लाइफ को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले जुवेनाइल फेज, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, और सबसे लास्ट में होगा उसका सेंसेसेंट फेज। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर ये क्लियर मालूम हो गया कि लाइफ स्पान को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी लिविंग का जो लाइफ स्पान की शुरुआत होती है वो जुवेनाइल फेज से होती है। जुवेनाइल फेज होने के बाद ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है,
और रिप्रोडक्टिव फेज एक आफ्टर सर्टेन टाइम वो फिर सेंसेसेंट फेज में चला जाता है। और सेंसेसेंट फेज का मतलब ओल्ड हो गया है और फाइनली उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो पूरी लाइफ आपके 3 फेज में डिवाइड हो गई। सवाल ये आता है कि किसी भी लिविंग के अंदर ये चेंजेज आखिर क्यों आते हैं। ये चेंजेज इसीलिए आते हैं क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो एज पर एज बदलता है। जैसे जैसे एज चेंज होती है उसके अंदर हार्मोन्स का लेवल बदलता है। शुरुआत में उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन सीक्रेट नहीं होते। जब रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है वहां उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिनके कारण वो गैमीट बनाने की पावर रखता है। और जब इन हार्मोन्स का लेवल बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है तो फिर वो अपनी सेंसेसेंट एज में चला जाता है। So hormonal change is the main cause to change all these events. First is the juvenile, second is the reproductive and third is the senescent phase. तो इस तरह से ये हर एक लिविंग्स को ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। चलिए अब इसके बाद एक थोड़ा सा और एक डिफरेंट चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्या सभी लिविंग्स का ये जो फेज है, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, सबका एक ही जैसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। हमने कई में देखा है, जैसे मान लीजिए हमारा राइस प्लांट है। राइस प्लांट का हमने लाइफ स्पान कितना पढ़ा था? लगभग 5 मंथ हमने पढ़ा था। लगभग 5 मंथ हमने पढ़ा था राइस का। तो राइस में अगर हम बात करें तो उसका जब सीडलिंग हो रहा है और वो नया पौधा बन रहा है, उसके बाद लगभग 1 से 2 महीने तक वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है और उसके बाद फिर उसमें फ्लावर आना शुरू होता है और फिर जाकर वो मैच्योर भी हो जाता है, बाली आ गई और लास्ट में ये पौधा मर जाता है। तो पूरा जो उसका लाइफ पैटर्न था वो केवल 5 महीने में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमको समझ में आता है इस पौधे का पूरा अलग अलग फेज। हमको इसको वेजिटेटिव फेज हमको मालूम है, इसका हमें इसका रिप्रोडक्टिव फेज भी मालूम चल जाएगा। जैसे ही फ्लावर आएंगे हम समझ जाएंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया है और फिर बाद में जब वो सूखने लगता है तो हमको मालूम चलता है कि उसका अब सेंसेसेंट फेज चल रहा है। अब जो प्लांट्स हैं, खास तौर पे प्लांट्स को हम 3 अलग अलग टाइप में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान। उनका लाइफ स्पान कितना है उसके आधार पर सभी प्लांट को 3 अलग अलग टाइप में बांटा गया है। क्या क्या टाइप हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट आते हैं एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट, ठीक है। एनुअल प्लांट वो सभी पौधे हैं जिनकी कंप्लीट लाइफ विद इन 1 ईयर, 1 साल में जो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब उनका बर्थ भी हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। जैसे हमारा राइस प्लांट था, राइस प्लांट 1 साल क्या, वो तो 5 महीने में ही अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। पूरा उसमें वेजिटेटिव भी आ जाएगा, उसका रिप्रोडक्टिव भी आ जाएगा और सेंसेसेंट भी आ जाएगा। So such type of plant which complete their life within 1 year, that plant are known as annual plant. Annual का मतलब होता है 1 साल। समझ में आ गया आपको? ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो 1 साल में अपनी लाइफ पूरा कर लेते हैं। दूसरे प्लांट की हम बात करें तो वो प्लांट है आपके बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट, ये भी थोड़ा समझिए। बाई का मतलब होता है 2। ऐसे पौधे जिनकी कंप्लीट लाइफ पूरा होने में कम से कम 2 साल लगते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। 2 साल में जाके लाइफ पूरी होगी। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। आपने ओनियन देखा, ओनियन मतलब प्याज। अब प्याज का बीज हम खरीद के लाए बाजार से, है, सीड हम लाए बाजार से। ये सीड ले आए, सीड को मिट्टी में लगा दिया तो छोटे छोटे पौधे बन गए। इन पौधों को हमने खेत में लगाया तो आपने देखा कि ये पूरी हरी हरी पत्तियां करके नीचे बल्ब जैसा बन गया। ये आपका ओनियन डेवलप हो गया। और ओनियन डेवलप होते ही अब सीजन बदल रहा है, अब प्लांट सूख गया और आपको ये केवल बल्ब बच गया। ये बल्ब आपके पास बच गया।
यहां तक ये 1 साल में पूरा कर लेता है। दैट इज द वेजिटेटिव फेज। ये क्या हो गई? प्लांट की वेजिटेटिव फेज हो गई। उसकी बॉडी ने केवल ग्रो किया, उसका स्टेम बड़ा हो गया, उसकी लीव्स बड़ी हो गई, फूड स्टोरेज कर लिया, और फिर बाद में पत्तियां सूख गई, तो ये आपका बल्ब बन गया, ये ऑनियन बल्ब हो गया। अगर अगली साल फिर से उसी सीजन में अगर हम इस बल्ब को फिर से जमीन में लगाएं, अगर इस बल्ब को हम फिर से जमीन में लगाएं, तो आप देखेंगे कि इसकी रूट डेवलप हो जाएंगी और इसमें से एक लंबी सी डंडी निकलेगी और ये पत्तियां भी निकलेंगी। ये पत्तियां भी निकली हैं, लेकिन एक लंबी सी डंडी निकलेगी और इस डंडी पे ऊपर फ्लावर आ जाएंगे। यहां पे फ्लावर आएंगे और फिर बाद में इन फ्लावर में सीड बन जाएंगे। तो कुल मिला के पहली साल में तो उसने वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट किया और अगली साल में फिर उसमें सीड से हमने लाइफ शुरू की। अब सीड दोबारा बने तो 2 साल का समय लगा। आप समझने की कोशिश करो, सीड से शुरू किया तो दोबारा सीड बनने तक अब जाकर एक लाइफ पूरा हो पाया उसका। तो ये 2 साल इनको लगता है ऐसे पौधों को अपना लाइफ कंप्लीट करने के लिए। ऐसे पौधों को हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। अब एक तीसरे टाइप के प्लांट और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। तीसरे टाइप के जो पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरेनियल प्लांट। PERENNIAL, पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल का मतलब होता है, पेरेनियल का मतलब जिनको मोर देन 2 ईयर, मतलब बहुवर्षीय, जिनको 2 से भी ज्यादा साल लगता है लाइफ को पूरा करने में। मोर देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर। अगर लाइफ पूरा करने में, कंप्लीट करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगता है तो ऐसे पौधों को हम पेरेनियल प्लांट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट में हमने देखा कि जब हमने सीड लगाया, सीड ग्रो किया, जर्मिनेट किया, तो लगभग 4 से 5 साल तक तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ही चला। लगभग 5 साल तक उसके अंदर क्या चला? वेजिटेटिव ग्रोथ। 5 साल के बाद लगभग इसमें अंदर 30-40 साल तक, लगभग 5 से लगभग 40 साल तक यहां फ्लावर आते हैं हर साल। ध्यान देना, फ्लावर ऐसा नहीं है कि ये साल भर फूल देता ही रहेगा। ये पेरेनियल प्लांट है जो इसमें फ्लावर आते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, हर सीजन में फूल आते हैं, इसलिए इनको सीजनल ब्रीडर भी कहा जाता है। सीजनल ये प्लांट्स हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही इनके अंदर फूल आते हैं। तो ये इनका रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा और लगभग 40 साल से 50 साल के बीच में वो पौधा मर जाता है, सेंसेसेंट फेज हो जाएगा। तो 100% आपको इस पौधे का लाइफ साइकिल जब आप देख रहे हैं, इसका लाइफ स्पान जब आप देख रहे हैं, तो 2 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है इसको लाइफ पूरा करने के लिए। इसलिए ऐसा पौधा क्या कहलाएगा? पेरेनियल प्लांट कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर इस बार मान लीजिए मई और जून में फूल आ गए, मई और जून में ये आपका, इसका मतलब फूल आ गए, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया पौधा, और 2 महीने के बाद फल पक्के झड़ गए। अब पौधा फिर से नई पत्तियां डेवलप कर रहा है, नया स्टेम बना रहा है, नई ब्रांच बना रहा है। इस टाइम ड्यूरेशन को अब क्या कहें? अब जो फूल आते हैं तो रिप्रोडक्टिव है और पत्ती आती हैं तो वेजिटेटिव है। क्या ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? तो यहां पर हमको क्लियर नहीं मालूम चलता कि इसको रिप्रोडक्टिव कहें या वेजिटेटिव फेज कहें। एक्चुअली रिप्रोडक्टिव तो यहां से जब पहली बार फूल आए और लास्ट टाइम तक जब फूल आएंगे तब तक का टाइम पीरियड आपका रिप्रोडक्टिव फेज ही माना जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज होते हुए भी वो साल भर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, साल भर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, केवल एक पर्टिकुलर वेदर के अंदर, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर वो रिप्रोडक्शन करता है। इसलिए ऐसे पेरेनियल प्लांट को हम सीजनल प्लांट भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बाकी वो रिप्रोडक्टिव फेज में मौजूद हैं, फिर भी वो साल भर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
और भी विचित्र बातें थोड़ा सुनिए। ये 3 तरह के पौधे मैंने बनाए। हाँ, सबसे पहले मैंने एनुअल बताया, फिर बाइनियल बताया, फिर पेरेनियल बताया। अब कुछ पेरेनियल प्लांट तो और भी विचित्र होते हैं, पेरेनियल प्लांट और भी कुछ यूनिक होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बेम्बू ट्री। बेम्बू ट्री, बांस का पेड़। बांस का पेड़ आपने देखा, ये घास वाली फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत फास्ट स्पीड में ग्रोथ करता है, ग्रास जैसा ही है। तो बैम्बू ट्री जब अपनी लाइफ शुरू करता है तो उसमें फिर लंबे लंबे स्टेम बनते हैं और स्टेम पे बहुत सारी लीव जाती हैं और इन स्टेम को ही हम यूज लेते हैं, ये बांस के डंडे बन गए, ठीक है, बैम्बू ट्री। और लार्ज स्केल में गुच्छे के रूप में ये एक जगह बहुत सारे पाए जाते हैं। इस तरह से बैम्बू ट्री है, ठीक है। ये पूरा एक गुच्छा जो बना, ये पूरा आपका बैम्बू ट्री कहला रहा है। तो बैम्बू ट्री का क्या यूनिक हो जाएगा? बैम्बू ट्री में एक खास बात देखने को मिलती है कि 0 से लेकर लगभग 50 ईयर्स तक, लगभग 50 ईयर्स तक यहां केवल और केवल वेजिटेटिव फेज देखने को मिलती है। तो ये 50 साल तक जो पौधा है बैम्बू ट्री का, उसमें लगातार वेजिटेटिव फेज देखने को मिल रहा है। प्लांट का स्टेम, लीव्स, ये सब ग्रोथ कर रहा है। और 50 साल से 100 साल के बीच में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कब, 50 साल से 100 साल के बीच में कभी भी इस पौधे में फ्लावर आना शुरू हो जाता है और लार्ज अमाउंट में फ्लावर आते हैं उसके अंदर, लार्ज अमाउंट में फ्लावर आते, पूरा पौधा फ्लावर से ढक जाता है। आफ्टर 50 ईयर्स टू 100 ईयर्स, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, केवल एक बार ये फूल आते हैं लाइफ में, वो भी 50 साल से पहले तो कभी नहीं आएंगे। और 100 साल तक आते आते उनमें कभी भी फूल आ सकते हैं। और जिस साल फूल आएंगे, फ्लावर आएंगे, सीड बनेंगे, उसके बाद वो पूरा पौधा एक साथ मर जाता है, डेथ हो जाती है। आफ्टर फ्लावरिंग द बैम्बू ट्री विल डाई। अब आप ये बताइए कि इसमें वेजिटेटिव फेज इतना लंबा, रिप्रोडक्टिव फेज केवल 1 साल के अंदर फूल आने के बाद फिर एकदम लाइफ उसकी खत्म है ना। एकदम विचित्र पौधा। और वो भी कोई फिक्स नहीं है कि वो 51 में आएगा कि 60 में आएगा कि 70 में आएगा, वो कभी भी आ सकता है, 50 से लेके 100 के बीच में। तो ये कुछ यूनिक बातें हैं बैम्बू ट्री की। यहां पर हमको वेजिटेटिव फेज तो समझ में आती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव और सेंसेसेंट फेज एकदम से होता है और खत्म हो जाता है पौधा। पूरी लाइफ में क्या केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लिविंग्स हैं जिनकी पूरी कंप्लीट लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है, बस। आपका हनी बी आपने देखा, हनी बी, मधुमक्खी, इसमें जो क्वीन होती है, जो रानी मक्खी होती है, वो अपनी लाइफ में केवल एक बार अंडे देती है और अंडे देने के बाद वो खत्म हो जाती है। ऐसी कुछ फिश है जो समुद्र से निकल के नदी में आती हैं बच्चे पैदा करने के लिए। समुद्र से निकलकर नदी में आती हैं, ध्यान देना। समुद्र का पानी सैलाइन वाटर है, नदी का पानी फ्रेश वाटर है। कुछ ऐसी फिश हैं जो समुद्र के पानी से निकल के नदी में आती हैं, वहां बच्चे पैदा करती हैं और बच्चे पैदा करते ही नदी में ही वो खत्म हो जाती हैं। एक ही बार जैसे बच्चे पैदा हुए वो मर जाती हैं। मतलब वो पूरी लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारी बायोलॉजी में मौजूद हैं। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये पौधे का नाम है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इस पौधे को हम बोलते हैं नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। नाम याद करो पौधे का, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना।
हाँ, दोबारा फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये पौधा है नीला कुरंजी। ये पौधा मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों पे, इसीलिए इस पहाड़ को शायद नीलगिरी नाम दिया गया है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? ये आपका इंडिया है। यहाँ आपका तमिलनाडु, ये आपका कर्नाटक, केरल, यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जो पहाड़ियां, उन पहाड़ियों पर ये झाड़ी के रूप में पौधा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इस पौधे में हर 12 साल के बाद, एकदम फिक्स टाइम, जस्ट आफ्टर 12 इयर्स, इन पौधों में फ्लावर आते हैं। यूनिक है। पूरी पहाड़ियां नीले रंग से ढक जाती हैं, इतना लार्ज अमाउंट में फ्लावर आता है कि पूरी पहाड़ियां नीली नीली दिखती हैं। लेकिन यह घटना हर 12 साल बाद ही देखने को मिलती है। आफ्टर 12 इयर्स वी हैव टू वेट, इंतजार करना पड़ता है। 2006 में ये फूल खिले थे, फिर 2018 में ये फूल खिले थे। अब ये फ्लावर कब खुलेंगे आपको याद हो जाएगा, 2030 में अब ये फूल आपको फिर से देखने को मिलेंगे। इतना इंतजार करना पड़ता है और तब तक ये झाड़ियां इन पहाड़ों पर लगी रहती हैं। अब आप ये बताइए कि इन 12 साल के बीच में उस पौधे को रिप्रोडक्टिव फेज में माना जाए या वेजिटेटिव फेज में माना जाए। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम फ्लावर आ गए तो रिप्रोडक्टिव फेज तो तभी शुरू हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज तो तभी शुरू हो गया। लेकिन वो 12 साल तक केवल बॉडी ग्रोथ करते रहे, कोई फूल नहीं आ रहे, क्या उस वक्त भी उसको रिप्रोडक्टिव फेज माना जाए? तो ये कुछ यूनिक एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि वो वेजिटेटिव फेज में है कि रिप्रोडक्टिव फेज में है। एक्चुअली वो सीजनल है, लेकिन यहाँ सीजन भी नहीं फॉलो हो रहे हैं। वो तो 12 साल का इंतजार करवा रहा है। 12 साल में तो सीजन जाने कितने बदल जाएंगे। तो ऐसा कुछ यूनिक एग्जाम्पल है, इसीलिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या खासियत है नीला कुरंजी पौधे की। नीला कुरंजी पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है, ये कहाँ मिलता है, क्या यूनिक इसमें होता है। आपको याद रखना होगा, हर 12 साल में इसमें फूल आते हैं। आई थिंक अब आपको जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज और सेंसेसेंट फेज में थोड़ा सा ये तो मालूम चला कि लगभग हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली लाइफ स्पान को हम 3 फेज में बांट सकते हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये फेज क्लियर कट हमको दिखाई नहीं देती। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। और पेरेनियल प्लांट भी, जो मैंगो ट्री की हम बात कर रहे थे, वहां पे भी हम थोड़ा वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि हमको ये मालूम है कि एक बार फूल आ गए तो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया, लेकिन वो जब कई महीनों तक, कई सालों तक जब फूल नहीं आते, फिर से दोबारा फूल आते, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहना चाहिए, तो यहां पे थोड़ा सा क्लियर कट हम नहीं कह पाते हैं। ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो इस तरह से अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो अलग अलग हमको पैटर्न देखने को मिलते हैं। थोड़ा एनिमल की भी हम बात करते हैं। एनिमल में हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही होता है। हर एक एनिमल को अपना पहले जुवेनाइल फेज पूरा करना पड़ता है, पहले उसको अपना जुवेनाइल पूरा करना पड़ता है। ठीक है, जुवेनाइल के बाद फिर वो अपना रिप्रोडक्टिव में आएगा, और रिप्रोडक्टिव के बाद फिर वो अपना सेंसेसेंट फेज में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल, जैसे मान लीजिए टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, अगर हम केवल ममेलिया की बात करते हैं, केवल हम अगर ममेलिया की बात करते हैं, तो डॉग, कैट, टाइगर, इस तरह के एनिमल जो है, ये जब इनका जुवेनाइल पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते हैं, तो कंटिन्यूअस ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। केवल एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जबकि अगर हम दूसरी साइड में बात करते हैं, कुछ एप्स हैं, एप्स खासतौर पे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो इनके अंदर कंटिन्यूअस थ्रू आउट ईयर दे हैव द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन।
ये कभी भी गैमीट बना सकते हैं, थ्रू आउट ईयर ये गैमीट बनाते रहते हैं, और इनके अंदर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही गैमीट बनाने की पावर आती है, उसके बाद ये पावर अगले सीजन के लिए सस्पेंड हो जाती है। उस सीजन में केवल ये गैमीट बनाने की पावर रखते हैं। तो यहां मेमेलिया भी दो टाइप के हो गए, एक जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही गैमीट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, उनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर। और जो थ्रू आउट ईयर गैमीट बना सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो ये दो थोड़ा सा याद रखना है आपको, कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर, और दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने बताए। आपने देखा होगा डॉग के जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, सर्दियों के समय पैदा होते हैं। ह्यूमन बींग्स में कभी भी जनवरी में भी बच्चे पैदा होते, दिसंबर में भी बच्चे पैदा होते, जुलाई में भी बच्चे पैदा होते, हर साल कभी भी ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन पावर होता है। तो मैमेलिया को हमने दो टाइप में बांटा, एक सीजनल ब्रीडर और एक कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्या इनको क्लासिफिकेशन में अलग अलग ऑर्डर में रखा गया होगा? ये एक्चुअली मैमेलिया क्या है, क्लास है। तो क्लास को जब हम डिवाइड करते हैं, जब हमने मैमेलिया क्लास को डिवाइड किया तो दो ऑर्डर बनाए। क्या बनाए? दो ऑर्डर। ये क्लास है, क्लास को हमने ऑर्डर में बनाया और दो ऑर्डर बनाए, एक का नाम रखा नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट, और दूसरे का नाम हमने रखा प्राइमेट। प्राइमेट में आते हैं ह्यूमन बींग्स और कुछ एप्स, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सब आएंगे, एप्स। नॉन प्राइमेट में आपके आएंगे डॉग, कैट, काऊ, बफेलो एटसेट्रा, टाइगर वगैरह, ये सब नॉन प्राइमेट में आते हैं। तो अलग अलग ऑर्डर हमने बनाए। अब अगर हम इन ऑर्डर को देखें तो कुछ और भी फीचर्स इनके अंदर दिखाई देते होंगे, कुछ डिफरेंस दिखाई देते होंगे। एक्चुअली जो प्राइमेट होते हैं, जो प्राइमेट होते हैं वो अपने हैंड को यूज करते हैं, हाथ को बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली किसी चीज को पकड़ सकते हैं, किसी चीज को, पत्ती को तोड़ सकते हैं, फूल को तोड़ सकते हैं, जो अपना फूड होता है उसको हाथ से उठा के मुंह में डाल सकते हैं। एक्चुअली ये हैंड यूज करने की पावर होती है, और इनके ब्रेन का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रेन साइज भी थोड़ा बिग होता है। ये अपने हैंड को यूज नहीं कर पाते सही ढंग से, हैंड यूज नहीं कर पाते। आपने कभी कुत्ते को हाथ से खाते हुए देखा? सही ढंग से नहीं दिखता ना। और इनका ब्रेन का साइज भी थोड़ा छोटा होता है, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, ब्रेन साइज भी स्मॉल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो नॉन प्राइमेट हैं ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, सीजनल ब्रीडर। एक्चुअली एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई गर्मी में करता है, कोई सर्दी में करता है, कोई बरसात में करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में ही कर पाएगा। और ये जो प्राइमेट हैं ये कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए नॉन प्राइमेट और प्राइमेट में। अब अगर हम बात करते हैं कि जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये एक्चुअली हम मैमेलिया की बात कर रहे हैं। मैमेलिया में क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। मैमेलिया की खास बात है प्लेसेंटा होता है, बॉडी के अंदर बच्चा डेवलप होता है, बॉडी के अंदर वहां प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग बेबी इनसाइड द बॉडी। प्लेसेंटा जो हमारे एक्चुअली हम लोग विविपेरस है ना, मैमेलिया, मैमेलिया क्या है? विविपेरस। अब वो आप एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस ये मैमेलिया होते हुए भी अंडे देते हैं। वो मैंने क्लास 11th में आपको बता दिया था, अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक्चुअली इनके पास प्लेसेंटा होता है, ओवरी होती है जिससे फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। तो इन गैमीट प्रोड्यूस करने की थोड़ा सा जो पैटर्न है, वो तरीका जो है इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फीमेल के अंदर, खास तौर पे हम बात करेंगे ओवेरी, हम बात करेंगे उनकी जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स हैं, खास तौर पे यूटेरस या प्लेसेंटा की हम बात करें, यूटेरस की हम बात करें,
हाँ, और इनके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनकी हम बात करें, इनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक्चुअली जब हार्मोन सीक्रेट होंगे तभी ओवरी से एग सेल बनेगा। तो यहां पर ये हार्मोन एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिलीज होते हैं, इसलिए वो केवल एक पर्टिकुलर सीजन में ही गैमीट बना पाते हैं। और इनके यूटेरस की अगर हम बात करें, क्लास 10th का एक फोटो आपको याद होगा, यूटेरस की हम बात करते हैं तो यूटेरस में ये अंदर इस तरह की लेयर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। यहां पे क्या होती है, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है। नॉन प्राइमेट के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो डिजेनरेट होने के बाद बॉडी से बाहर नहीं निकलती, बॉडी से बाहर नहीं निकलती, बल्कि बॉडी ही इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर से नई लेयर बनाती है। यहां पर जो साइक्लिक चेंजेज पाए जाते हैं यूटेरस के अंदर, उनमें कभी भी एंडोमेट्रियम अलोंग विद ब्लड बॉडी से बाहर नहीं होती, और ऐसे साइक्लिक चेंजेज को हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। हम कह सकते हैं कि जो नॉन प्राइमेट एनिमल होते हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, और जो प्राइमेट होते हैं उनके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम होती है यूटेरस की अलोंग विद ब्लड वो बॉडी के बाहर होती है, और इनके अंदर जो साइक्लिक चेंज पाए जाते हैं यूटेरस के अंदर, ओवेरी के अंदर, हार्मोन्स के अंदर, उन साइक्लिक चेंजेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ईस्ट्रस साइकिल मिलता है नॉन प्राइमेट में, और इसी के चलते वो सीजनल ब्रीडर भी होते हैं, जबकि प्राइमेट के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता है और वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। उनके अंदर यूटेरस हमेशा रिपेयर किया जाता है, नया बना दिया जाता है। यहां एक बार बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ये बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और नेक्स्ट सीजन में ये फिर से दोबारा डेवलप होगा। तो इस तरह से ये ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पे भी डिफरेंस देखने को मिलता है। आई थिंक अलग अलग टाइप का लिविंग्स में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर भी ओवरऑल हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही कहानी बार बार रिपीट होती है, चाहे वो ईस्ट्रस साइकिल हो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, पहले गैमीट बनाए जाएंगे, और जब गैमीट बन जाएंगे तो गैमीट का फ्यूजन होगा और फिर नई लाइफ बनाई जाएगी। दीज आर द बेसिक इवेंट फाउंड इन ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग्स। सबके अंदर ये पैटर्न सेम टाइप से फॉलो होता है, चाहे एल्गी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कुछ भी हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्या है। चलो अब इसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो कंप्लीट पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं। मान लीजिए यहां से शुरू हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टार्ट हुआ और यहां पर जाकर वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को सही ढंग से सिस्टमेटिक समझना है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये पूरी प्रोसेस होती है, चाहे लिविंग कोई भी हो, चाहे लिविंग कोई भी हो, सीक्वेंस हमेशा एग्जैक्ट रहेंगे, सेम रहेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कुछ ऐसी प्रोसेस होंगी जो रिप्रोडक्शन होने के लिए आवश्यक है, फिर यहां रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन मतलब गैमीट का फ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और फिर उसके बाद फिर कुछ होगा, तब जाकर ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो इसको हमने तीन अलग अलग पार्ट में बांटा। ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। जब एक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जब एक्चुअल गैमीट फ्यूज हो रहे हैं, गैमीट फ्यूज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसे बोलते हैं
प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। एक्चुअली रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। जब तैयारी हो जाएगी तब जाकर रिप्रोडक्शन हो पाएगा, और जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद की जो कहानी होगी वो आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। So complete sexual reproduction process can be divided into 3 phase. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पे कोई गलती नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हमने बांटा 3 फेज में। पहला हो गया प्री रिप्रोडक्टिव फेज। एक्चुअली जिस लिविंग को रिप्रोडक्शन करना है उसको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी आएगी प्री रिप्रोडक्टिव फेज। जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर रिप्रोडक्शन फेज शुरू हो जाएगी। एक्चुअल रिप्रोडक्शन ये है, रिप्रोडक्शन फेज। और जब रिप्रोडक्शन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट जब हो जाएगा, जब गैमीट फ्यूज कर जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा वो कहलाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप हमेशा फॉलो होते हैं। फर्स्ट के बाद होगा सेकंड के बाद होगा थर्ड। ये तो हमको समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स भी अलग अलग टाइप के होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो होगा दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज में हो रहा है। रिप्रोडक्टिव इवेंट की आप बात करो, इवेंट हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, ये आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है। आप इनको इवेंट्स भी मान सकते हैं। पहले ये वाली इवेंट्स होंगी, फिर ये इवेंट्स होगी, फिर ये इवेंट्स होगी। ठीक है। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये गैमीट को फ्यूज होना है तो गैमीट के फ्यूज होने से पहले क्या क्या होना जरूरी है? इधर क्या क्या होना जरूरी है? यहां सबसे पहले जरूरी है गैमीट बनाने की प्रोसेस। पहले गैमीट बनेंगे तभी तो फ्यूज होंगे भाई। गैमीट फ्यूज होंगे उससे पहले गैमीट फॉर्मेशन होना जरूरी है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन करना है, और गैमीट भी 2 टाइप के बनेंगे। मेल गैमीट फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन करेगी। बात समझ में आ रही है? मेल को मेल गैमीट बनाना पड़ेगा, फीमेल को फीमेल गैमीट बनाना पड़ेगा। जब ये गैमीट बनेंगे तभी तो फ्यूज होंगे। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पहली इवेंट है गैमीट बनाने का। अगर यही नहीं हुआ तो आगे की इवेंट होगी ही नहीं। जब ये इवेंट हो गई तो नंबर 2 गैमीट ट्रांसफर होना जरूरी है। गैमीट का ट्रांसफर होना। एक्चुअली मेल ने मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनाया है, और फीमेल ने फीमेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनाया है। जब तक एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास नहीं जाएगा तब तक फ्यूजन नहीं हो सकता। इसका मतलब गैमीट का ट्रांसफर होना जरूरी है, जहां पर एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। ये प्रोसेस, ये इवेंट अगर नहीं हुई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये 2 इवेंट हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में शामिल हैं। प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहलाती है। नंबर 1 गैमीट फॉर्मेशन एंड नंबर 2 गैमीट ट्रांसफर। जब गैमीट ट्रांसफर हो गए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच गया, तभी तो होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तभी तो होगा फर्टिलाइजेशन। इनको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। थोड़ा सा मैं शब्द थोड़ा यहां पे मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली प्री रिप्रोडक्टिव फेज की जगह हम इसको प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलेंगे तो बहुत सही होगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इनको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्चुअली फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
जब फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट जब फ्यूज कर गए, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद यहां जाइगोट बना होगा और जाइगोट का डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनेगा जिसके हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और जब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा तब उसका बर्थ हो जाएगा, तब उसका जन्म हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। तो हमको यहां जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस समझना पड़ेगा कि एक जाइगोट एक सिंगल सेल से कैसे एक मल्टी सेलुलर बेबी प्लांट या बेबी एनिमल बनता है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ओवरऑल पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने बांटा 3 में। ओवरऑल पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला जो इवेंट होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हमको पढ़ना पड़ेगा गैमीट फॉर्मेशन और फिर पढ़ना पड़ेगा गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे कैसे जाइगोट बनता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर जगह यही पढ़ना है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम प्लांट में बात करेंगे कि प्लांट में मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है। हम ह्यूमन बींग्स में बात करेंगे कि मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है। हम बात करेंगे गैमीट ट्रांसफर की कि प्लांट में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है, और हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है। ये दोनों प्रोसेस हमको प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर उनके गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, प्लांट में किस टाइप से होता है, ह्यूमन बींग्स में किस टाइप से होता है, कहां होता है, लोकेशन क्या होता है, हार्मोन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हम ये सब बात करेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे कैसे एक सिंगल सेल से कंप्लीट लाइफ बनती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, किस जगह पर डेवलपमेंट होता है, ये सब बातें हमको यहां करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक ओवरऑल कंसेप्ट मैंने आपको समझाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको अलग अलग इवेंट में हम डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमीट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एंड आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस। तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सबसे पहले बात करेंगे गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनाने में क्या क्या होता है, कौन कौन बनाता है गैमीट, ये सब बातें कल करेंगे।